ये कहानी एक ऐसे आइलैंड की है जिसे लोग पृथ्वी का जन्नत मानते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाला कोई भी नहीं जानता कि वह आइलैंड है कहाँ पर। देखेंगे कि कैसे तीन लोग उस जन्नत वाले बीच को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आइलैंड से निकल नहीं पाते। मूवी की शुरुआत में हम रिचर्ड नाम के एक अमेरिकन लड़के को देखते हैं जो कि हॉलीडे होने की वजह से बैंकॉक में एडवेंचर करने के लिए आया हुआ था। इसीलिए वह आम जिंदगी जी करके वहाँ के नेचर्स और बात व्यवहार को समझता है। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड बाहर स्विमिंग पूल से नहा करके अपने रूम के पास जाता है। वहाँ पर वो अपने रूम का लॉक खोल नहीं पा रहा था। तभी हम एक फ्रेंच लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी होता है। वह रिचर्ड के पास आकर के उसका दरवाजा खोलती है। रिचर्ड नैन्सी को देखता ही रहता है। तभी पीछे से नैन्सी का बॉयफ्रेंड भी वहां आता है और नैन्सी उसके साथ रूम में जाती है। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड जब अपने कमरे में लेटा हुआ था तभी ऊपर से एक आदमी उसके कमरे की ओर झांकता है। वह रिचर्ड को बात करने के लिए बुलाता है। वह आदमी रिचर्ड को बताता है कि अगर तुम्हें एडवेंचर करना है तो मैं तुम्हें एक ऐसा आइलैंड बताता हूँ जो कि मानो जन्नत की तरह है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा एक नीली झील है। वह आदमी रिचर्ड से पूछता है क्या ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। रिचर्ड कहता है शायद ही। फिर वह बताता है कि वह भी वहां पर गया हुआ था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे वहां से निकाल दिया गया और आज भी कई लोग वहीं पर हैं। लेकिन रिचर्ड को लग रहा था कि वह आदमी नशे में है, इसीलिए वह कुछ भी बोल रहा है। रिचर्ड जब फिर से सुबह घूमने के लिए निकलता है और शाम को घर आता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक खत पड़ा था। उस खत को खोलने के बाद पता चला कि वह एक नुस्खा था। तब जाकर के रिचर्ड समझ गया कि यह उसी आदमी ने रखा होगा जो रात को बीच के बारे में बात कर रहा था। वह उसके कमरे में जाकर के चेक करता है तो पाता है कि उसने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से उसको पुलिस को गवाही देनी होती है। लेकिन वह पुलिस को उस नुस्खे के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब रिचर्ड नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड से मिलता है और कहता है कि अगर तुम्हें एडवेंचर चाहिए तो तुमको मेरे साथ इस आइलैंड पे चलना होगा, और वो दोनों भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। नैन्सी का बॉयफ्रेंड ईटन इन सब अरेंजमेंट करता है। ट्रेवल करने के बाद ये तीनों एक बीच पर पहुंचते हैं। इस बीच से उस टापू तक पहुंचने के लिए उनको बोट का सहारा लेना होगा। इसीलिए रिचर्ड और उसके दोस्त रात बिताने के लिए इसी बीच पर रुकते हैं। रिचर्ड जब अपने कॉटेज में जा रहा होता है तब उसके कॉटेज की चाबी खो गई होती है। वह बाहर ही खड़ा होता है। तभी दो लड़के उसे अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं तुम हमारे साथ बैठ सकते हो। वे दो लड़के भी उसे बताते हैं कि यहाँ थाईलैंड में एक ऐसा बीच है जो जन्नत की तरह है और उसका पानी नीला है। रिचर्ड समझ जाता है यह उसी बीच की बात कर रहे हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब रिचर्ड उसी नक्शे की कॉपी बना रहा होता है और वो वहाँ निकलने से पहले उन दो लड़के के रूम के सामने उस नक्शे को रख देता है। जिसके बाद रिचर्ड, नैन्सी और एटियन तीनों एक बोट से एक टापू पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह ये टापू नहीं होता जिसकी उनकी तलाश थी। फिर ये तीनों रात को इसी टापू पर बिताते हैं और फिर सुबह उसी टापू पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह टापू उस आइलैंड से काफी दूर था और इनको तैर के जाना था। ये तीनों हिम्मत बांध करके उस टापू के लिए निकल जाते हैं और तीनों सेफली टापू पर पहुंच जाते हैं। उस टापू की गहराई में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर यह देखते हैं कि भांग की बहुत बड़ी खेती की होती है। लेकिन तभी रिचर्ड को एक बंदर दिखाई देता है और उसकी रस्सी बनी हुई थी वहाँ की रखवाली करने वाले किसानों से, जिनके हाथ में बंदूक भी थी। बंदर उन तीनों को देख करके मालिक को जगा देता है, जिसके बाद वे तीनों बचते बचाते वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते आखिरकार उनका रास्ता खत्म हो जाता है। बीच में एक झरना आ जाता है। यह झरना काफी ऊंचा था। अगर झरने में गहराई नहीं हुई तो कूदने से इनकी मौत भी हो सकती थी। रिचर्ड और इनेट बात ही कर रहे होते हैं, तभी नैन्सी उस झरने में कूद जाती है। जिसके बाद नैन्सी उन दोनों को भी कूदने के लिए कहती है। झरने में इन तीनों को कूदता देख एक आदमी ताली बजाता है और कहता है मुझे ऐसे कूदने में कई साल लग गए थे। जिसके बाद वही आदमी इन तीनों को अपनी बस्ती में ले जाता है, जहाँ पर हर कोई अपना काम कर रहा था, एक दुनिया से दूर। ना ही कोई इंटरनेट, ना ही कोई फोन, सब अपने खाने के लिए काम कर रहे थे। इन तीनों को वहाँ के लीडर साल से मिलवाया जाता है। साल पूछती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पता कैसे लगा। तब रिचर्ड बताता है कि मुझे एक आदमी ने नक्शा दिया था। फिर साल बताती है कि हाँ, उसी आदमी ने इस जगह की खोज की थी। साल इन तीनों से पूछती है कि क्या तुमने इस जगह के बारे में किसी और को बताया है। वे तीनों नहीं कहते हैं, जबकि रिचर्ड ने उन दो लड़कों के रूम के नीचे नक्शा रख दिया था ताकि वो भी यहाँ पर पहुँच जाएं और किसी को पता लगे कि रिचर्ड और उसके दोस्त कहाँ गए। लेकिन रिचर्ड यह बात साल को नहीं बताता। अगले दिन ये तीनों उसी झील पे जाते हैं जहाँ का पानी नीला होता है और चारों तरफ से चट्टानें उसे घेरी होती हैं। रिचर्ड यह सब देख करके सरप्राइज हो गया था। वह वहीं पर बैठ करके उन सभी नेचुरल चीजों का लुत्फ उठाने लगता है। वह कहता है कि यह सच में एक धरती का स्वर्ग है, जहाँ पर ये तीनों रहते रहते
अलग अलग तरीकों से शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना, एडवेंचर करना, ये सब धीरे धीरे सीखने लगते हैं। यहाँ पर सब कोई आजाद था, लेकिन अगर किसी को कुछ जरूरत होती तो शहर एक आदमी नशीले पदार्थ बेच करके उन्हीं पैसों से सामान ले आता। इन तीनों के दिन बीतना शुरू हो गए थे और वहीं रिचर्ड नैन्सी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था, लेकिन उसे पता था उसका बॉयफ्रेंड ईटन है, इसीलिए वह सामने से उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन एक रात को नैन्सी रिचर्ड को बीच पर ले जाती है और वह बताते हैं कि वह भी उससे प्यार करती है। ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन यह बात ईएट को पता चलती है और ईएट नैन्सी से ब्रेकअप कर लेता है, जिसके बाद रिचर्ड और नैन्सी साथ में रहने लगते हैं। एक दिन उस बीच पर बारिश हो रही होती है। मछली पकड़ने के लिए कोई भी नहीं जाता, लेकिन रिचर्ड अपना हथियार उठाता है, मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो देखता है कि बीच से सभी लोग उसे वापस बुला रहे होते हैं। वह रिचर्ड को बता रहे होते हैं कि वहाँ पर शार्क आ रही है। रिचर्ड मायूस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह अब मरने वाला है, लेकिन रिचर्ड सोचता है कि मरना है तो लड़के मरते हैं। जिसके बाद वह भी शार्क से भिड़ जाता है और अपना हथियार शार्क की बॉडी में घुसा देता है। शार्क मर जाता है। बीच पर वापस आने पर रिचर्ड की बहुत वाहवाही होती है। जिसके बाद एक दिन साल रिचर्ड को अपने साथ शहर ले जाती है ताकि वह जरूरत का सामान वहां से खरीद कर ला सके। वहां पर सभी लोग एक लिस्ट लेकर रिचर्ड को दे देते हैं। रिचर्ड साल के साथ शहर चला जाता है। शहर में वापस जाने के बाद उसे लगता है कि यहाँ इस शहर में कितना शोर है, कितना कोलाहल है, और वहीं बीच उसे काफी सुकून दे रहा था। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड और सैर बार में होते हैं। रिचर्ड के पास वही दो लड़के आते हैं जिसके पास रिचर्ड ने नक्शा छोड़ा हुआ। वह रिचर्ड को धन्यवाद कहते हैं कि उसने उस टापू का नक्शा दिया, लेकिन रिचर्ड बार बार मना करता है कि वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है। लेकिन वे दो लड़के वहाँ पर जाने के लिए तय कर चुके थे। तभी साल को भी पता चल जाता है कि रिचर्ड ने और भी लोगों को इस आइलैंड के बारे में बताया है। साल बताते हैं कि मैं तुम्हारे राज को राज रखूंगी, लेकिन तुम्हें एक रात हमारे साथ सोना होगा। रिचर्ड को ना चाहते हुए यह काम करना पड़ता है और अगले दिन वे दोनों टापू पर फिर से आ जाते हैं और नॉर्मल दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मछुआरे शिकार के लिए गए होते हैं, जिनमें से एक शार्क की वजह से काफी जख्मी हो जाता है और उसकी हालत नहीं थी कि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, और साल भी डॉक्टर को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं देती। वह आदमी कई दिनों तक दर्द से चिल्लाता रहता है। वहाँ पर रह रहे सभी लोग को मायूस हो जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो और हम भी तड़पते रह जाएं। फिर वे सभी फैसला करते हैं कि उसे बीच जंगल में छोड़ देंगे, लेकिन ईटीएन ऐसा नहीं चाहता। वह जंगल में उसके साथ ही रुकता है। जिसके बाद बीच का माहौल फिर से एक बार पहले जैसा हो जाता है। एक दिन साल रिचर्ड को दिखाती है कि जिसको तुमने नक्शे बांटे थे वे सब भी यहाँ पर आ चुके हैं। रिचर्ड को साल बताती है कि जब तक वे यहाँ नहीं आते तब तक तुम यहीं रहोगे, और वे आएंगे तो तुम इन्हें वापस लौटा दोगे। और रिचर्ड को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। रिचर्ड फिर पहरेदारी करने लगता है। रात को नैन्सी भी उसी बीच पर आती है और रिचर्ड को जोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि सैल ने शहर में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद नैन्सी रिचर्ड से ब्रेकअप कर लेती है और रिचर्ड अकेला हो जाता है और उसी बीच पर बैठा रहता है। रिचर्ड उसी टापू पर काफी दिनों तक रहने की वजह से उसका दिमाग धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। जब वे तीनों उस टापू से इस टापू पर आना शुरू करते हैं और जैसे ही वह भांग की खेती के पास पहुंचते हैं तो शिकारी उन तीनों को मार देते हैं। रिचर्ड यह सब कुछ आंखों से देख रहा होता है। इससे पहले रिचर्ड वहां से भाग पाता, उन्हीं में से एक किसान रिचर्ड को वहां पर देख लेता है। किसान रिचर्ड का पीछा भी करता है, लेकिन किसान जाल में फंसने के कारण वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद रिचर्ड झरने से कूद करके वापस अपने लोगों के पास पहुंच जाता है। रिचर्ड डायरेक्ट टापू के लोगों के पास नहीं जाता, बल्कि ईटीएन नैन्सी के पास जाता है, जो कि उसी जख्मी आदमी के पास होते हैं। रिचर्ड उन सबको बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि हमें कई लोग देख करके यहाँ पर आ रहे हैं। आज उन लोगों को किसानों ने मार दिया। नैन्सी और ईटीएन वहाँ से निकल जाते हैं। रिचर्ड भी ना चाहते हुए उस आदमी का मुंह दबाकर वहाँ उसे मार, लेकिन रिचर्ड जैसे ही वहाँ से निकल रहा होता है तभी कोई उसे बेहोश कर देता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तब वह उसे टापू वाले के पास होता है, और वहाँ पर वह किसान भी होता है जिसने कि उन तीनों को मारा था। किसान उन सबको बताता है कि अब तुम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी किसान सैल को एक गन देता है जिसमें एक गोली होती है और कहता है कि तुम रिचर्ड को इससे मारो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सब यहाँ पर रह सकते हो। सैल बिना सोचे समझे रिचर्ड के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन उस सेल में गोली थी ही नहीं और रिचर्ड की जान बच जाती है। जिसके बाद रिचर्ड के साथ टापू पर रहने वाले कई लोग लौट जाते हैं और फिर से एक बार रिचर्ड अपने उसी दुनिया में जाकर के खो जाता है, और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।